बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियां आते साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरा अपना गला भी ख़राब है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी चलती रहती है और यही वजह है कि हम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि सर्दियों का जो मौसम है वो हार्ट पेशेंट्स को किस तरह से इम्पैक्ट करता है और उनको इस मौसम में क्या एहतियात करनी चाहिए। नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212643, 0519212644। हमारे साथ प्रोग्राम में एज़ यूजुअल मौजूद हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और 40 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि सर्दियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो सर्दियों के मौसम में जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए सर? अभी आजकल जो मौसम चल रहा है ये सख्त चल रहा है। आई थिंक टेम्परेचर भी बड़ा डाउन है, 9-10 ऐसे चल रहा है। सुबह सवेरे 3, 4 या 5 तक मैक्सिमम होता है और ये वो मौसम है जिसमें फिर जब ये सर्दी होती है तो आपके दिल का जो काम है वो बढ़ जाता है और जो दिल की नालियाँ या जिस्म की बाकी भी जो नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाती है। और फिर ज़्यादातर हमारे जो दिल के मरीज़ होते हैं जो आम तौर पे अपनी दवाइयों पे अच्छे चल रहे होते हैं और उनके सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, यानी सीने में दर्द नहीं होता, नॉर्मल रूटीन, उनको इस मौसम में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। तो वो फिर या तो आप एक तो सर्दी का बंदोबस्त आपने करना है, यानी कि कपड़े ऐसे पहने कि आपको सर्दी ना लगे, मुख्तलिफ लेयर्स हों कपड़ों की, जिसमें सर को ज़रूर ढांप के रखें, मफलर या चादर गर्दन के इर्द गिर्द ज़रूर लपेटें और गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स जो है स्पेशली बनियान और पैजामा वगैरह ज़रूर पहने ताकि सर्दियों, स्पेशली हमारे वो लोग जो साइकिल पे आते हैं या मोटरसाइकिल पे आते हैं उस पर सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और कार्डियक अगर कोई पेशेंट है तो वैसे ही जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिल के मरीज़ नहीं भी होते और उनकी थोड़ी सी कोई ब्लॉकेज होती है आर्टरी में, तो इस सर्दी में, सख्त सर्दी में नाली सिकुड़ जाती है और उनको सीने में दर्द शुरू कर देती है, जो कि नॉर्मली आम हालात में नहीं होना चाहिए। तो सर्दी का बंदोबस्त बहुत ज़रूरी है और जहाँ पे आपको मौका मिले वहाँ पे गर्म मशरूब पिएँ, जिस तरह कहवा है या चाय है वो है। और अगर पानी नीम गर्म हो जाए, अगर ज़्यादा ठंड है तो वो होना चाहिए। और दूसरा, कोशिश ये करें कि जो दिल के मरीज़ हैं वो ठंडे पानी से मुँह ना धोएं या ठंडे पानी से वज़ू ना करें। और अगर मैं तो वही कहता हूँ, बहुत सारे अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि इन केस अगर आपके पास गर्म पानी अवेलेबल नहीं है, सुबह के फजर के वक्त है या उस वक्त कोई आपको पानी नहीं है, तो आप तयम्मुम कर लें, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ठंडा पानी ना लें, क्योंकि एकदम फिर नाली सिकुड़ती है और एकदम दिल की नाली सिकुड़ती है और आपको उस वक्त हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा सर, यानी इतना ये शदीद हो सकता है कि हार्ट अटैक भी आपको हो सकता है? जी। अभी देखें आजकल इस मौसम में हमारे पास बहुत ज़्यादा एडमिशन शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं, फिर उन्हें दाखिल करना पड़ा, उनकी ECG ख़राब हो जाती है, उनका जो है अंजाइना शुरू हो जाता है। फिर जो हार्ट फेलियर वाले मरीज़ हैं और जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर ख़राब हो जाता है, हार्ट फेलियर वालों का सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स ना, उनका कॉम्बिनेशन आता है, एक तो हार्ट फेलियर होगा, उनका ख़राब हो गया, फेफड़ों में पानी पड़ गया, दूसरा साथ उन्हें फ्लू इन्फेक्शन वगैरह शुरू हो जाती है। और इन्फेक्शन, किसी किस्म की भी जो इन्फेक्शन है वो आपके हार्ट अटैक को या हार्ट फेलियर को और फर्दर ख़राब करती है। अच्छा। तो इसलिए ये जो आपका फ्लू है और स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट है, दिल वाले जो मरीज़ हैं, उनका फौरी ठीक होना चाहिए, इन्फेक्शन जल्दी ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये अगर प्रोलॉन्ग कर जाए तो कई दफ़ा एक्यूट लंबा ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और बहुत सारे मसले होते हैं। और साथ ही साथ 2 इमरजेंसीज हो जाती हैं, एक आपको चेस्ट इन्फेक्शन की इमरजेंसी होती है, दूसरी हार्ट वाली इमरजेंसी होती है। तो सर, क्या इन पेशेंट्स को फ्लू वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए? क्योंकि वेस्ट में हमने देखा है कि फ्लू वैक्सीन का बड़ा ट्रेंड है, हमारे मुल्कों में इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि हार्ट पेशेंट्स को फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी बिल्कुल आंटी, स्पेशली उन लोगों को जिनको सर्दी के मौसम में फ्लू बहुत ज़्यादा होता है या चेस्ट इन्फेक्शन बहुत है, उन्हें तो ज़रूर लगवानी चाहिए। और 60 साल से ऊपर जो लोग हैं या 65 साल से ऊपर जो लोग हैं और जिनको फ्रीक्वेंसी होती है इसकी अच्छी खासी फ्लू वगैरह की या चेस्ट इन्फेक्शन की, उन्हें ज़रूर लगवाना चाहिए और हर साल लगवाना चाहिए। और उसमें कुछ लोग हैं जिनको निमोनिया होता है ना, निमोनिया की भी एक वैक्सीन आती है, वो भी लगवानी चाहिए। अच्छा। और फ्लू वाली भी वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए। सही। अच्छा सर, इसी तरह कोरोना वैक्सीन जो है, बहुत सारे लोग जो थे वो डर रहे थे लगवाते वक्त, तो क्या आप ये भी रिकमेंड करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए हार्ट पेशेंट्स को या नहीं? ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे जो ज़्यादातर मोर्टेलिटी होती है और ज़्यादातर जो कोरोना जहाँ पे सीरियस हो जाता है, उस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इन्हीं पेशेंट्स को होती हैं जिनको हार्ट का मसला हो, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो, शुगर का मसला हो, गुर्दों का मसला हो, दमे का मसला हो। इन पे
कोरोना का ज़्यादा असर होता है। और स्पेशली अब तो वैक्सीन आई थिंक काफ़ी लोगों ने लगवा ली है, और उसका जो बूस्टर है वो भी बहुत ज़रूरी है बूस्टर को लगवाना। उस बूस्टर से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी, आप जब फ्लू वैक्सीन लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर किस्म के वायरस से आपकी बचत हो जाए, लेकिन वो जो वायरसेस जिनकी ज़्यादा बहुत आम है हमारी इस एनवायरनमेंट में, एटलीस्ट उससे बचत हो जाती है, किसी ना किसी से तो वो आपकी बचत हो जाती है, और फ्लू से आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। इसलिए फ्लू वैक्सीन को लगाना बहुत ज़रूरी है। और प्लस जहाँ पे लोगों को फ्लू हो, इर्द गिर्द बैठे लोगों को फ्लू हो, उनके पास नहीं बैठना चाहिए। और अगर छींक वो मारे भी तो जैसे वह है कि नॉर्मली पब्लिक मैसेज होता है कि मुंह के आगे जो ऐसे आप बाजू रख लें, ताकि उसमें से जो ड्रॉपलेट्स हैं निकलें और हवा में इतने ज़्यादा ना फैले, जो पास बैठे हुए हैं उनके इन्फेक्शन ना हो। और आजकल मैं लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप कहीं भी अगर क्लिनिक्स में जाते हैं, या क्राउडेड जगह पे जाते हैं, या बाज़ार में जाते हैं, या किसी ऐसी गैदरिंग जैसे जनाजा हो गया या शादी हो गई है जाते हैं, कोशिश ये करें कि अब तो आदत बन गई है मास्क पहनने की, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हों वहाँ पे आपको मास्क पहन लेना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी को कोई फ्लू होता है, किसी ना किसी को कोई इन्फेक्शन होती है। और ये जितनी इन्फेक्शन है ये सांस से, हवा से और छींकों से ये फैलती हैं। तो आप जितनी एहतियात करेंगे उतनी आपके लिए बेहतर होगा। सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि डेफिनेटली ये होता है कि जहाँ पर गैदरिंग होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप कोई ना कोई वायरस कैच कर सकते हैं। और मैंने अक्सर ये देखा है कि शादी अटेंड करने के बाद लोग जो है वो अपना मास्क निकाल के पहन लेते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप फंक्शन के दौरान भी मास्क को इस्तेमाल कीजिए। अच्छा सर, इसी तरह कुछ रिलेटिव्स जब पेशेंट को विजिट करने जाते हैं हॉस्पिटल, तो वो बड़ा माइंड करते हैं अगर उनको कहा जाता है कि हॉस्पिटल पॉलिसी है कि विजिटर्स लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जिस तरह कि हमने कहा कि वायरल इलनेसेस बढ़ जाती हैं, फिर कोरोना का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो आप रिलेटिव्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं जब हॉस्पिटल में था, जब जूनियर था, तो हमेशा मुझे अटेंडेंट्स बड़े इरिटेट करते थे कि हमारे यहाँ अटेंडेंट्स नहीं होता, पूरे का पूरा एक हजूम आ जाता है। फैमिली ऐसे होती है जैसे फेस्टिविटी है, कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे सब ने जाना बहुत ज़रूरी है। उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जो आप अस्पताल में जाते हैं तो जो मरीज़ होता है, मरीज़ के लिए जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। और प्लस अस्पताल कोई अच्छी जगह नहीं है। अस्पताल में मुख्तलिफ किस्म के बग्स और जरासीम फिर रहे होते हैं, और ऐसे भी जरासीम होते हैं जिनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं करता। अगर आपको वो पकड़ लिया तो वो इन्फेक्शन हो गई तो आप जोर लगाते रहेंगे और उससे जान नहीं छूटेगी। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अस्पताल बचने की कोशिश करें। बहुत मजबूरी है तो किसी की तीमारदारी के लिए जाएं, वरना घर का एक बंदा चला जाए, एक अटेंडेंट बहुत होता है। और अटेंडेंट हमेशा आके उसकी इलाज में रुकावट ही डालता है, उसकी हेल्प नहीं। हाँ, अब वैसे उसको कोई चीज़ देनी है, खाने पीने की चीज़ देनी है, कोई और चीज़ देनी है, हाल का पता करना है, वह कर ले। एक टाइम पे एक अटेंडेंट। और मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट होगी आपके प्रोग्राम के थ्रू कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा हाइजीन और जो गंद पड़ता है अस्पतालों में और वार्डों में और क्लिनिक्स में, वो अटेंडेंट्स की वजह से पड़ता है। जहाँ पे एक मरीज़ होता है 10 अटेंडेंट होते हैं। और आपकी जो वेटिंग वाला जो एरिया होता है, जहाँ पे मरीजों के लिए हमने जगह बैठाई होती है, वो सारे अटेंडेंट बैठे होते हैं। और मरीज कोई व्हील चेयर पे है या जिससे खड़ा ही नहीं हुआ जाता, वो बेचारा खड़ा है। इसी तरह सर लिफ्ट्स का भी होता है कि लिफ्ट्स में जो कि मरीजों के लिए होती है, उसमें जो अटेंडेंट्स हैं वो ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, और अक्सर बच्चे जो हैं वो इसको खेल भी बना देते हैं। ये बच्चों का तो दाखिला ममनू होना चाहिए अस्पतालों में, अनलेस के जो वो दूसरे बच्चे जो बड़ी जल्दी इन्फेक्शन पकड़ते हैं, चाहे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हो उसके इन्फेक्शन पकड़ते हैं। बच्चों का जो है 12-14 साल से जो बालग बच्चे, उनसे नीचे किसी का दाखिला ममनू होना चाहिए, अस्पताल में नहीं लाना। सर, यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तारिक बात कर रहा हूँ जी, जिला जंग तहसील अहमदपुर सियाल से जी, सवाल पूछे। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि मेरी उम्र 61 साल है। मैंने पिछले साल बूस्टर डोज लगवाई थी, क्या मैं इस साल भी डोज लगवाऊं कोरोना की? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, आई थिंक नहीं, बिल्कुल कोई लगवाने की ज़रूरत नहीं। अगर हाँ
जब अगर अभी जैसे बाहर यूरोप में देखें तो बाकी जगहों पे और चाइना में भी ये भी कोरोना और ज़्यादा फैल गया है, लेकिन पाकिस्तान में वो हालात नहीं है। और हमारे पास जो पेशेंट हैं, कोरोना वाले पेशेंट हैं, आते हैं, लेकिन आपने एक जो बूस्टर डोज लगवा ली है तो वो काफ़ी है। हाँ, अगर इसकी वबा ज़्यादा फैलने लगे पाकिस्तान में तो फिर एक और बेशक लगवा लें, अदरवाइज अभी आपको बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत, अभी 1 साल ही हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि जी कि 2 साल या 3 साल के बाद आप लगवाएं, और जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो उस वक्त लगवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही। सर यही कह रहे हैं कि आपको अभी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि लगवाना चाहते हैं आप तो फिर आप लगवा भी सकते हैं। अच्छा सर, इसी तरह सर्दियों में मोबिलिटी इंसान की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, स्पेशली अगर हम यंग लोगों की भी बात करें तो यूजुअली इंडोर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। फिर जिस तरह कि हमने कहा कि इंडोर एक्टिविटीज़ के साथ गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो लिमिटेड स्पेसेस में होने लग जाती हैं, तो हार्ट पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? थोड़ी बहुत एक्सरसाइज क्या वो घर में भी कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। देखेंगे घर में अगर आपका कमरा खुला है या सहन इतना है और आप घड़ी रख के तो आधे घंटे के लिए चल लें तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और वो लोग जिनके घर में जगह नहीं और घर में अगर सीढ़ियाँ हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ के और उतर के वो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर घर में कोई स्टैटिक साइकिल है तो उस साइकिल की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, हम नॉर्मली तो होता ही है कि दिन में आपके काम काज होते हैं और काम काज के सिलसिले में आप बाहर तो निकलते ही रहते हैं, और जब बाहर निकलें तो कोशिश ये करें कि वो आधा घंटा आप चल लें काम के सिलसिले में ही, तो वो ही आपकी वॉक हो जाती है। कोई स्पेशल उसके लिए टाइम निकालना कोई ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह कहीं जाना है तो बजाय मोटर बाइक या गाड़ी के आप साइकिल इस्तेमाल कर लें, वो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो किसी ना किसी तरीके से ये एक्सरसाइज पूरे दिन में कर लेते हैं और इसमें आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप काम के दौरान आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सौदा सलब ले जाते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं, वापस चलना जो है वो ज़रूरी है, और खुली फ़ज़ा में चलें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो सर क्या वार्म अप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फ़ौरन से आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वार्म अप किए बगैर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो उससे उनके जोड़ों पर फ़र्क पड़ता है। तो क्या इसी तरह हार्ट पर भी हाँ, कोई बिल्कुल। उसका अगर बुरा असर स्पेशली पड़ता है? देखिए, जब आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, आपके टांगे यूज टू नहीं है, आपके बाजू यूज टू नहीं है, अचानक आप उसके ऊपर स्ट्रेस डालेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कोई मसल फाइबर फट सकता है, जोड़ कहीं से जो है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, उस पर स्ट्रेस पड़ सकता है। इसी तरह आपका हार्ट यूज टू नहीं है, आपका जो लंग्स हैं या फेफड़े हैं वो यूज टू नहीं है, उन पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए पहले वार्म अप जो ज़रूरी होती है, जब आप इवन वॉक भी करें तो कुछ लोग होते हैं कि जाते साथ ही वो जॉगिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, आपका एक आध चक्कर या आधा चक्कर ब्रिस्क वॉक, तेज़ वॉक के साथ होना चाहिए, फिर उसके बाद वॉक एंड जॉग करें। हाँ, वो जवान जो बंदे हैं जिन्हें हार्ट का मसला नहीं है वो वो जॉग करें, लेकिन अपनी लिमिट को देखें, और एक दिन में सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चलें तो देखें दिल भी फटीग्ड हो जाता है, थक जाता है, फेफड़े भी फटीग्ड हो जाते हैं, टांगे भी हो जाती हैं। फिर अगला हफ्ता आप पूरी एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी टांगे दर्द करती रहती हैं। तो इसलिए वही वार्म अप वाली और ग्रेजुअली जो है स्टेमिना बना के फिर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फैज आलम बोल रहा हूँ मैं कराची से। जी फैज तो मुझे चलने में तकलीफ होती है काफी अरसे से, सीने में। अच्छा। और दर्द होती है, तो डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि आप सिटी एंजियोग्राफी कराएं। तो सिटी एंजियोग्राफी क्या होती है और ये क्यों जरूरी है और कितने की होगी ये? ठीक है, आपकी उम्र क्या है? मेरी 63। ठीक है, ठीक। चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आई थिंक उसमें से डॉक्टर साहब ने इन्हें देखा है और उन्हें सीटी एंजियो का कहा है, तो कोई ना कोई सिम्टम्स इनके ऐसे होंगे, दर्द आ रहा है ये इनको। कर सकता है। हाँ, उसमें अगर आपको शक पड़े कि दिल की नालियाँ बंद हैं और आपको दिल का मसला हो सकता है, तो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है सीटी एंजियो। एक इंजेक्शन लगाते हैं, एक कैनुला डालते हैं सही। वेन में, और कैनुला डाल के उसमें फिर वो डाई देते हैं और फिर आपकी नालियों की तस्वीर लेते हैं, सीटी स्कैन हो जाता है, सही। एक्सरे ले लेते हैं, और उसमें से हमें दिल की नालियों का पता चल जाता है ये कि ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं है, और कोई हार्ट का मसला तो है कि नहीं है। तो ये एक अच्छा टेस्ट है, अगर इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर करवाना चाहिए। ये बगैर शॉर्ट ऑफ एंजियोग्राफी, जो नॉर्मल एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है, उससे ज़रा मुख्तलिफ है, जिसमें हम नॉर्मल एंजियोग्राफी में हम कैथेटर जो है वो आर्टरी में डाल के लेके जाते हैं और दिल की नालियों में जाके इंजेक्ट करते हैं और वहाँ से देखते हैं जी कि ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं है, और फिर आपको चंद घंटे उधर अस्पताल में रहना पड़ता है। और वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो हमें 100% बताता है कि कितनी आर्टरीज बंद हैं और हमने आगे इस मरीज़ के लिए ट्रीटमेंट क्या तजवीज़ करनी है।
तो वो तो है कन्वेंशनल टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसमें ओनली 90-95% जो है हमें बीमारी का पता चल जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें कैल्शियम स्कोर ज़्यादा हो, कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो, तो कैल्शियम नालियों में जमा हुई होती है, उस कैल्शियम के पीछे नज़र नहीं कुछ आता, तो उसमें ये एक लिमिटेशन होती है, फिर हम एंजियोग्राफी का कहते हैं। या कुछ बैंड्स होते हैं, उस बैंड्स में कुछ ऐसा कोई होता है कि मिस करते हैं, तो 5 to 10% मिस होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो टेस्ट है नॉन इन्वेजिव है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपको बता देता है कि आपकी नाट्रियम ब्लॉकेज है कि नहीं है। और दूसरा उनका ये और सेफ है, इसमें कोई ऐसा, हाँ लेकिन एक सेफ उनके लिए नहीं है जिनकी किडनी में कोई इशू है। किडनी में जो है अगर कोई इशू है तो इसमें कंट्रास्ट हम देते हैं, डाई देते हैं। वो जो डाई है वो किडनी को कई दफ़ा इंजर कर सकती है और आपका जो किडनी वाला जो मसला और ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो एक दफ़ा वो आप रीनल फंक्शन टेस्ट करवा के, यानी यूरिया क्रेटिनिन करवा के, अगर वो नॉर्मल है तो फिर ये कर ले। अगर किडनी का कोई इशू है तो पहले किडनी वाले स्पेशलिस्ट को दिखा के वो ओके करें, तो फिर आपका ये टेस्ट हो जाना चाहिए। और अगर आप दिल के मरीज़ हैं और आपको दोनों में से एक टेस्ट करवाना है और आपको किडनी का भी इशू है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर एंजियोग्राफी ही, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करवाएं, क्योंकि 2 दफ़ा कंट्रास्ट ना लें कि एक दफ़ा सीटी एंजियो के लिए आपको डाई मिले और एक दफ़ा एंजियोग्राफी के लिए डाई मिले, तो वो फिर किडनी पे डबल इंजरी उसकी हो जाती है। तो उस सूरत में आप वो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करवाएं। दूसरा इनका ये था कि इसके चार्जेस क्या हैं। वो चार्जेस जो हैं आपके लोकल जो हैं क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उस हिसाब से आई थी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे तो ये फ्री होता है। अच्छा, फ्री हाँ है? जी, जो बड़े हॉस्पिटल सब में ही है। अच्छा। उसमें NICVD कराची में है, उस वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो सबसे बड़ा। लेकिन लोग ये कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि जब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में वो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वेट का कहा जाता है और उनकी बीमारी इस नेचर की होती है कि वो इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, फ्री है, लोग रश है, लाइन लगी हुई है, आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। तो अगर इमरजेंसी है तो जो वहाँ के डॉक्टर हैं जो वो समझते हैं कि इसको इमरजेंसी है, ये क्यों जंप कर सकता है या लाइन की जो है इसको हटा के हम इमरजेंसी में कर सकते हैं, तो वो उस वक्त कर लेते हैं जो इमरजेंसी। जो इमरजेंसी ना हो फिर उनको आप क्यू में लगाते हैं, इंतज़ार करवाते हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है। देखें वो जितनी मशीनें हैं उसी हिसाब से आगे काम होता है, और जितना रश है अभी 1000 के हिसाब से तो OPD होती है, उसमें से मसला होता है। लेकिन जो प्राइवेट है आई थिंक हर एक का रेट टोटल डिफरेंट है, 25-30,000 कोई इस तरीके से इनके जो है रेट है। CT एंजियो का ये महंगा टेस्ट है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट। उसमें से होता ही है कि जो सस्ते टेस्ट हैं वो ये हैं कि आप एको करवा लें, ETT करवा लें। और ETT स्ट्रेस टेस्ट ऐसा है कि आप चलते हैं ट्रेडमिल के ऊपर और आपकी ECG बताती है जी कि उसमें कोई अगर तब्दीली आती है तो ब्लॉकेजेस का पता चलता है, और फिर उसके बाद ETT के बाद हम कहते हैं जिसको CT एंजियो या एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, तो फिर वो की जाती है। और दूसरा अगर कोई इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में तो फ़ौरन ही आई थी एंजियोग्राफी। यानी डॉक्टर को पता होता है, वो आपके कागजात पर लिख भी देता है कि इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत है, तो वो फिर उसी लिहाज से आपका CT एंजियो जो है वो पहले कर देते हैं। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? दीपालपुर से बात कर रहे हैं, मोहम्मद अकरम। जी अकरम साहब सवाल पूछें। जी बच्चों के जो पैरों के फिंगर है ना उसके सोजी निकल आती है, जब वो सराल को सौंपते हैं तो सरकन में दर्द होती है, उसके बारे में। अच्छा, बच्चे की उंगलियां सूज जाती हैं आप कह रहे हैं? जी जी अच्छा, जी ठीक है। तो बच्चे की उम्र क्या है? वो सोच जाते हैं ना रात में जब सौंदे ना बिस्तरे में, तो वो खारिश होती है, वो तो बड़ा दर्द ज्यादा, तो जूता पहनने से भी वो। बच्चे को सांस लेने में भी कोई मसला है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। 3-4 बच्चे मेरे माथे पे आए, वो सबको ऐसे ही हो जाता है जब सर्दी में आए। अच्छा, सबको हो रहा है घर में ये? जी अच्छा ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ, ये तो हमारा प्रोग्राम ही टोटली मुख्तलिफ है। हाँ जी। हमारा तो दिल के मरीज़ों के लिए प्रोग्राम है, बच्चों के लिए भी प्रोग्राम नहीं है। तो इन्हें चाहिए कि ये बच्चों के स्पेशलिस्ट को या डॉक्टर साहब को दिखाएं। हमें इनका कोई पता नहीं, और बच्चा भी है, बड़ी नाजुक जो है वो एज होती है जिसमें से आपने कोई और स्पेशलिस्ट देखे तो फिर वो हिसाब से प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकता। बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाएं और वो इनको सही गाइड कर सकते हैं। और उसमें से आई थिंक यहाँ पे नाजरीन को ये बता दें कि ये प्रोग्राम है जो कि दिल की अमराज के मतलब है और उसके इलाज के मतलब है। जब सवाल करें तो इस दिल की अगर कोई तकलीफ़ है तो उसके मतलब सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना जो बाकी हमारे जो कॉलर्स हैं जो सवाल करना चाहते हैं या हमारा प्रोग्राम सुनना चाहते हैं
उनका टाइम फिर ज़ाया होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम होता है, बाज़ औक़ात उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि किस डॉक्टर के पास जाना है। तो अच्छा कि आपने बता दिया कि पीडियाट्रिशियन के पास इनको लेकर जाना है अपने बच्चे को, और ये कह रही हैं कि ये जो स्वेलिंग है ये पूरी फैमिली को हो रही है, तो इनको दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद कोई एलर्जिक रिएक्शन है या कोई ख़ारिश है जो कि सबको हो रही है। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं रिजवान गिलानी बोल रहा हूँ साहिवाल से। जी रिजवान साहब। जी मेरी वाइफ जो है ना, उनके 40 ईयर एज है उनकी, तो उनके मतलब धड़कन जो है ना दिल की वो बहुत ज्यादा तेज रहती है। बाकी ईसीजी वगैरह और टेस्ट करवाए हैं, हार्ट का मसला नहीं है, सिर्फ धड़कन बहुत तेज रहती है। अच्छा ठीक है। थायराइड के टेस्ट हुए हैं उनके? जी टेस्ट सारे हुए हैं जी। हार्ट थायराइड के पूछिए। ठीक है, थायराइड का टेस्ट हुआ है उनका? जी थायराइड भी टेस्ट हुआ है जी उनका, बिल्कुल ठीक है जी। वो ठीक आया है, ठीक है। तो दिल की धड़कन के अलावा कोई मसला हो रहा है उनको, सांस का फूलना या फिर सीने में दर्द आना? मेरी दर्द वगैरह नहीं है, सिर्फ हार्ट की जो हार्ट बीट है ना वो तेज रहती है। कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन तो नहीं है उनको? मतलब मसल्स वगैरह का तो है प्रॉब्लम उनको, इसके अलावा तो कोई नहीं है। ठीक है। और ये दिल की धड़कन किस वक्त तेज होती है? बैठे बैठे हो दिल जाती की है? धड़कन मतलब थोड़ा सा चलने तो होती है, मतलब इस तरह, या वैसे भी आम हालात में भी तेज रहती है। ठीक है। वजन कितना है उनका? वजन उनका है तकरीबन 60 प्लस ही है। ठीक है। और हाइट कितनी है उनकी? हाइट उनकी 5'4" है जी, 5.4। एको वगैरह करवाएं? एको वगैरह हुआ है उनका? जी दिल नहीं, के एको टेस्ट नहीं हुए? हुआ जी, एको नहीं हुआ, एको नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कह रहे थे एको वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है। हीमोग्लोबिन ठीक था उनका? जी वो भी ठीक है, बिल्कुल HB भी ठीक है। अच्छा, शुगर वगैरह तो नहीं है उनको? जी शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुगर भी नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। है। सर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल नहीं। और अच्छा, एक्सरसाइज करती हैं कि नहीं? एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, वॉक वगैरह करती हैं? नहीं, एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कोई नहीं करती, ठीक है। मतलब रेगुलरली नहीं करती। आप ये बताइए, देखने में आपको वो भारी महसूस होती हैं, हैवी लगती हैं आपको वेट वाइज? नहीं, इतनी हैवी अच्छा, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मतलब नॉर्मल है। ठीक ठीक। है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक ये जो उनका सवाल है ये एक आम मसला है। ख्वातीन में ज़्यादातर दिल की धड़कन का तेज़ होना, पल्पिटेशन, और कई दफ़ा जैसे आपने उनसे सवाल किया कि एंग्जाइटी या परेशान तो नहीं रहती, तो हमारे यहाँ तो हर खातून ही परेशान है। सही। और उसमें परेशानी जो है उसकी कई वजूहत होती हैं, कई दफ़ा वजूहत होती नहीं है, गैर वजह के परेशान होती हैं। वो एक सबकी एडेड टेंशन होती है, कुछ इन-लॉज की, जी कुछ हस्बैंड की, कुछ बिल्कुल, बच्चों वो की। अनफोर्सीन, ये हो ना जाए, फलां ना हो जाए, फलां ऐसे तो नहीं कर रहा, फलां ऐसे सोच तो नहीं रहा, फलां ऐसे, ये चीज़ें बहुत सारी, वो इसलिए कि हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हैं, कल्चर में ऐसी चीज़ें हैं, आप उन्हें ब्लेम नहीं करते। लेकिन आपने जब डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर का ये काम होता है जी कि वो देखे कि पहले तो इस खातून को कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। अगर बीमारी नहीं है तो एक दफ़ा रूल आउट कर लिया आपने सारी बीमारी, तो फिर उसके बाद कहें जी कि ये साइकोलॉजिकल या इस तरीके से, या हस्बैंड की सपोर्ट की ज़रूरत है या बाकियों की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली हमारी ख्वातीन के जो वैसी पल्पिटेशन ज़्यादा होती है, लेकिन इन सब को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि एको की ज़रूरत नहीं, एको की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे होता है कि आपकी पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं, कोई सुराख होता है, कोई वैल्व ख़राब होता है जो आपको नहीं पता, पूरी ज़िंदगी पता नहीं चला। आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे पैदा हो गए, आपको नहीं पता चला, आपको सिम्टम्स हुए, आपको तकलीफ हुई, आप हजम कर गए, आपने सिम्टम्स को नॉर्मल समझा। वो जो एको जो होता है फिर वो आपको बताता है जी कि कहीं किसी जगह पे कोई बीमारी मिस तो नहीं हुई, कोई सुराख है, कोई वैल्व ख़राब है। वो ECG और ETT करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर फिर भी ना हो तो एक हमारा जो टेस्ट है जिसे हम 24 घंटे का होल्टर मॉनिटर कहते हैं, वो होल्टर मॉनिटर होता है कि वॉकमैन टाइप चीज़ होती है, आप दिल सीने के साथ बांध देते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लग जाते हैं, तो आपकी 24 घंटे की जो धड़कन है दिल की वो रिकॉर्ड की जाती है कि ये जो कह रहे हैं कि ये धड़कन तेज़ हो जाती है, क्या ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल तेज़ धड़कन है। और उसमें से हमें पता चलता है जी कि किसी कोई बीमारी है जिसको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो लेकिन ये टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। एक सबसे पहले काम जो इनके लिए बगैर पैसे के जो होगा वो ये होगा कि इन्हें चलाना शुरू कर दें। ठीक है। जहाँ पे कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, रोजाना आधा घंटा चलाना शुरू करें और आधे घंटे से चलाते चलाते इनका स्टेमिना बनाते हुए 1 घंटे पे ले जाए। होपफुली मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी जो दिल की धड़कन है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन दिल की धड़कन को ठीक करने, जब आपकी कोई दिल की बीमारी ना हो
तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि एक्सरसाइज करें, वॉक ठीक करें। है। वॉक करने से आपके दिल की कंडीशनिंग हो जाती है और आपकी धड़कन ऑटोमेटिकली सेटल हो। हमारे जितने भी एथलीट्स होते हैं, भागने दौड़ने वाले जो होते हैं, एथलेटिक्स में जो हिस्सा लेते हैं, इनकी हार्ट बीट 40-50 के करीब होती है, किसी की तो 40 से भी नीचे होती है। तो ये कंडीशन उनकी हार्ट की कंडीशन हो चुकी होती है कि जब ज़्यादा उन्होंने एक्सर्ट करना है, भागना है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो कम हार्ट रेट में वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन दिल ने पहुँचानी। ये कुदरत का निज़ाम है। तो इसलिए वॉक जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है जिसको पैल्पिटेशन या दिल की धड़कन हो बगैर बीमारी के। सही। बड़ी अच्छी आपने बात की कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कहीं कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल ये ज़्यादा तो नहीं कर रही हैं। फिर इनकी नींद कैसी है, जिस तरह कि हम कहते हैं कि 6 से 7 घंटे नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात स्ट्रेस, नींद की कमी और फिर एक्सरसाइज की कमी और इनके हस्बैंड को चाहिए कि इनको ज़रा सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी वजह हस्बैंड होता है जो पैल्पिटेशन का है, वो एक दफ़ा हम हस्बैंड को चाहिए। देखिए एक एंजाइटी है जो कि कुदरती चीज़ है, और एंजाइटी आ जाती है, और जो आपका पार्टनर या हस्बैंड है, और हस्बैंड ने रिलैक्स करना है वाइफ को, हस्बैंड के अलावा कोई और रिलैक्स नहीं कर सकता। वो जो इश्यूज हैं वो जो डिस्कस कर सकते हैं, या जिनको सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में चाहिए होती है। हस्बैंड के बगैर नहीं चलता, सारी चीज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। हाँ, आपके इनलाज हैं या उसके इनलाज है, या घर के इश्यूज है, या बच्चों के इश्यूज हैं, या और इश्यूज हैं, ये दोनों बैठ के डिस्कस करके वही ठीक कर सकते हैं, कोई और ठीक नहीं कर सकता। आप जितनी वाइफ को सपोर्ट देंगे, आप जितना उसके साथ डिस्कस करेंगे, जो चीज़ उसे बॉदर कर रही है उसको आप हल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एंग्जाइटी और पैल्पिटेशन वो ठीक हो जाएगी। ये बड़ा रोल है, हस्बैंड का बड़ा रोल है। और उन्हें रिक्वेस्ट है कि वो जो है अपने बस में जो देखें, हस्बैंड का भी बेचारा सारा काम काज करके पूरे दिन का थका हुआ, बाहर की टेंशनें लेके, लोगों के गुस्से, लोगों की टेम्परामेंट बर्दाश्त करते हुए घर पहुंचता है, तो फिर उसकी भी एक टेंशन होती है। लेकिन घर में आकर उसे भी चाहिए होता है कि वाइफ जो है पूरा दिन इंतज़ार करती है कि जी को आएगा तो मैं कुछ चीज़ शेयर करूंगी, बात करूंगी, ताकि मेरी भी एंग्जाइटी या टेंशन कम हो। ये वाली चीज़ या डिस्कशन जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी मैरिड लाइफ का। इसी वजह से सर हम चाहते थे कि हम डिस्कस भी करें प्रोग्राम में। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। सवाल पूछे और अपना नाम भी जी, बताएं। डॉक्टर साहब से पूछना था, एक बच्चा है 7 साल का, तो उनके ना दिल में सुराख है। तो वो जब पैदा हुआ था उसके बाद ही मतलब है कि पता चल गया था ठीक उसको, है। ये माँ बाप। तो अब जो डॉक्टर हैं वो मतलब है कि ऐसे ही वो कह रहे हैं कुछ एज हो जाए, ये फील हो जाए, ये फील हो जाए। तो डॉक्टर साहब से पूछना था कि भाई इसका क्या होगा। ठीक है। आप अच्छा, कहाँ पे? ठीक है, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, मैं मुजफ्फरगढ़ है, उसके साथ कोटा वहाँ से बात कर रही हूँ। कहाँ से? समझ नहीं आई, कहाँ से? मुजफ्फरगढ़ से आप? मुजफ्फरगढ़, मुल्तान ठीक से है। आगे मुजफ्फरगढ़। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, बच्चे को कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं? कोई आपको चेहरे पे उसको नीलापन आपको दिखाई दे रहा है, या सांस फूल रहा है? कोई चीज नहीं, वो स्कूल में नॉर्मल है, वो ठीक है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। और स्कूल में एक्टिविटी वगैरह सही करता है, दौड़ता भागता है, पढ़ाई में ठीक है? बिल्कुल करता है। ठीक है। लेकिन उसको ना बचपन से ही है ऐसे। ठीक है। और डॉक्टर को दिखाते हैं, किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं या नहीं? दिखा रहे हैं। ठीक है। कहाँ पे दिखा चलें, रहे हैं? कहाँ पर दिखा रहे हैं आप? ये वो मुल्तान है, वहाँ पे डॉक्टर हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने आपको क्या बताया है? उन्होंने बताया जी कि अब कह रहे हैं 4 माह बाद भाई वो वेट कर रहे हैं कि ये फिल हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आपके सवाल की वो समझ आ टाइम गई। देते हैं कि ये फिल हो जाए, तो ठीक है। फिर वो कहते हैं कि नहीं हो रहा, तो अच्छा। इसका क्या होगा प्रोसीजर, मतलब ठीक है। इसका फिर वो क्या करेंगे, डॉक्टर साहब से सही। पूछना था। ठीक है, आपके सवाल की समझ आ गई है, जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मुश्किल बात है जो उन्होंने बात की। अब हमारे यहाँ मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत बड़ा बड़े अच्छे हॉस्पिटल अच्छे है। हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर। लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि वहाँ पे बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, वो बड़ों के हैं। ठीक है। और हमारे मुल्क में बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट बहुत थोड़े हैं, सही। गिने चुने हैं कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन। और जो ये इस ज़्यादा सेंटर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है, बच्चों के स्पेशलिस्ट ज़्यादा की ज़रूरत है, बच्चों के कार्डियक सर्जन की ज़्यादा की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे बच्चे बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं सर्जरी का या प्रोसीजर्स का। उसमें होता ये है कि जो ऑलरेडी जैसे मुल्तान वाला सेंटर हो रहा है, ये मुजफ्फरगढ़ में जो उनका नज़दीक पड़ता है, वहाँ से वहाँ पे अगर एक गवर्नमेंट जो है
वो एक नया बच्चों का कार्डियक सेंटर उसी अस्पताल में बना दे जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएं 2-3 हो जाएं और सर्जन 2-3 हो जाएं, और वहीं पे ये सर्जरी जो सुराख वाली ये शुरू हो जाए। देखिए बहुत सारे कुछ सुराख होते हैं जो कि बगैर सर्जरी के बंद हो जाते हैं, जिससे हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट जैसे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इनके एक्लूडर्स होते हैं जो कि सुराखों को बंद कर देते हैं बगैर ऑपरेशन के, एंजियोग्राफी के थ्रू। और कुछ होते हैं जिनकी सर्जरी चाहिए होती है, और सर्जरी भी बड़ी हाई टेक सर्जरी होती है, और बड़े एक्सपीरियंस और अच्छे सर्जन चाहिए होते हैं ये सर्जरी करने के लिए। बाहर से जो ट्रेन होके आए वो ये सर्जरी करते हैं। हमारे यहाँ गिने चुने 3 या 4 टोटल सेंटर्स हैं बच्चों को पूरे पाकिस्तान में जो इसका इलाज करते हैं। तो इनको अगर वहाँ पे वो कह रहे हैं और हो सकता है उनके पास इलाज ना और उन्हें भी सही तरीके से ना बता रहे हों, तो मेरा इनको ये मशवरा है कि ये जो लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर मसूद सादिक हैं, वहाँ पे बहुत सीनियर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वहीं पे सर्जन है, बहुत अच्छे सर्जन हैं वहाँ पे। और अगर वहाँ पे सुराख को ऑपरेशन जल्दी करने की ज़रूरत हुई या सुराख को बंद करने की ज़रूरत हुई बगैर ऑपरेशन के, तो वो बेस्ट सेंटर है जो उनके नज़दीक पड़ता है लाहौर वाला, वो इनका सही कर सकता। तो इनको ये मशवरा है कि एक दफ़ा डॉक्टर मसूद सादिक साहब को, और उनकी पूरी टीम है, उनके नीचे जूनियर्स भी हैं और भी हैं सारे लोग, उन्हें दिखा लें, वो इन्हें गाइड करेंगे कि क्या इस सर्जरी की अभी ज़रूरत है, सुराख को भी बंद करने की ज़रूरत है या इंतज़ार कर सकते हैं या बाद में करने की ज़रूरत है। ये इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों को ये मैसेज ज़रूर दे दें कि आपने कहाँ पे, कौन से अस्पताल में और किस डॉक्टर के पास जाना है, ताकि लोग बेचारे कई दफ़ा वहाँ पे पूरी बात बता नहीं पाते, या वो डॉक्टर नहीं बताते कि आपने कहाँ जाना है, यहाँ से उधर ना चला जाए, कहीं कहीं लाहौर चले जाएं, फ़लाँ को दिखा लें, फ़लाँ को दिखा लें। आपने ट्रियाज करना है और पेशेंट को रास्ता दिखाना है कि इसके बाद हमारे पास तो इलाज नहीं है, अब आपने किस अस्पताल में और किस डॉक्टर के पास जाना है। ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डॉक्टर को, क्योंकि मरीज़ भी जब जाए डॉक्टर साहब के पास तो उनसे पूछे जी कि अगर आपके पास इलाज नहीं है तो हमें गाइड करें कि हम कौन से अस्पताल में और किस डॉक्टर के पास जाएं। सर, क्योंकि बच्चों का जो मामला है वो इंतहाई सीरियस होता है, पेरेंट्स भी बड़े कंसर्न्ड होते हैं, और फिर डेफिनेटली अगर बच्चे को इस तरह की बीमारी है तो पूरा घर जो है वो इससे इम्पैक्ट हो रहा होता है। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको? लाइन ड्रॉप हो गई है, आप हमें दोबारा कॉल कीजिएगा। नहीं, ये आपकी बात जरूरी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस घर में एक बच्चा बीमार होता है, चाहे वो दिल की बीमारी हो चाहे कोई और बीमारी हो, वो पूरा घर परेशान होता है, और सारे के सारे उस बच्चे को लुक आफ्टर करने में, क्योंकि उसकी नॉर्मल जो है वो नशोनुमा नहीं हो रही होती है, सारे परेशान होते हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे मुश्किल है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं है, या इतने जो है हमारे पास ट्रेंड बंदे नहीं हैं जो कि इस तरह बच्चों को लुक आफ्टर कर सके। तो हमारी शुरू में भी जब मैं RIC में था तो हमने RIC में, हालांकि बच्चों का कोई सेंटर नहीं था, तो मैंने जो है वो उसी बजट में से बच्चों का एक सेंटर बना लिया। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटर ही बड़े थोड़े हैं और उस ट्रेन भी बंदे बड़े थोड़े। फिर हमने सर्जन भी हायर कर लिया, हमने कार्डियोलॉजिस्ट भी कर लिया, तो वहाँ पर हमारा काम शुरू हो गया। और हमारी ये सुराख जो है, दिल के सुराख होते हैं, इनको एंजियोप्लास्टी से बंद करने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर बाद में सर्जरी शुरू होगी। तो यही आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो बाकी जितने भी हमारे कार्डियक सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों की फैसिलिटी नहीं है, हर जगह के बच्चों की कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन ज़रूर होने चाहिए और एनेस्थेसिस्ट ज़रूर होने चाहिए, पूरा एक सेटअप होना चाहिए, ताकि अपने अपने इलाके के जो बच्चे हैं जिनको ये इश्यूज़ हैं उन्हें वो लुक आफ्टर कर सके। और सर, डॉक्टर की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उसके पास पेशेंट जाता है, अगर उसको समझ नहीं आ रही है तो वो अपने सीनियर को कंसल्ट कर ले। अगर तब भी समझ नहीं आ रही है तो उसको राइट डायरेक्शन बता दे कि आपको कहाँ पर जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है, क्या बात करनी है, क्योंकि मरीज़ की आधी बीमारी वहीं पर ठीक हो जाती है जब डॉक्टर उससे अच्छे तरीके से बात करता है और चीज़ें एक्सप्लेन करता है। और बीइंग डॉक्टर्स ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सर कि हम पेशेंट को सही तरीके से समझाएं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी यही मकसद है। हमारी जो आवाम है वहाँ पर सर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस इन द राइट डायरेक्शन दैट इज़ नीडेड, और इसी वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, मैं गाँव में अपने में 1980 से फ्री क्लिनिक कर रहा था, तो मैं बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट था। अब मेरे पास जो क्लिनिक था वो 100, 150, 200 मरीज होता था, तो उसमें सिर्फ कार्डियक मरीज नहीं होते थे, उसमें गायनी के भी होते थे, बच्चों के भी होते थे, सर्जरी के भी होते थे। वो क्यों आते थे मेरे पास? इसलिए आते थे कि मैंने गाइड कर दूं कि उन्होंने जाना कहाँ पे और किस डॉक्टर के पास जाना। आजकल तो मुख्तलिफ डॉक्टर के पास जा के थक जाते हैं, उन्हें आखिर में पता चलता है कि ये डॉक्टर था जिसके पास पहले शुरू में ही उन्हें चले जाना चाहिए था, तो उनकी जल्दी इलाज भी हो जाता है और इतना जो उनका पैसे का जो ज़या हुआ है और ये बच जाता था।
तो वो वहाँ से जब आप गाइड करना शुरू करते हैं तो लोगों की मुश्किलें काफ़ी कम हो जाती है। और हमारे यहाँ सिस्टम है नहीं उस तरीके से कि जो हमारे DHQs हैं THQs में जहाँ से करते हैं वो कोशिश जहाँ तक है, लेकिन रश इतना है, पब्लिक इतनी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ें अगर आप गाइड करना, मैं तो हमेशा अपने जो कॉलीग्स हैं डॉक्टर्स को यही कहता था कि आपके जो इलाके हैं उनको आप साल में 3 या 4 दफ़ा टाइम ज़रूर दे दें। बिल्कुल, वो आप ओ करते हैं उस एरिया को, आप जिस तरीके से गाइड करेंगे शायद कोई और ना गाइड कर सके। तो मैंने गांव में उस वक्त से जाना शुरू किया और आज तक जा रहा हूं। और इसी तरह मेरे जो बाकी कोलीग्स हैं उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका इलाका है, जो आपका गांव है, जो आपका शहर है, जो आपका मोहल्ला है, उसकी जिम्मेदारी आप संभालें कि मैंने महीने में या 2 महीने में एक दिन ज़रूर उन्हें देना है कि उन्हें मैं गाइड करूं कि उन्होंने कहाँ पे जाना है। क्योंकि जो सीखा है अगर साथ लेके चले गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर लोगों का फ़ायदा होगा, एक सदका जारिया आपके लिए होगा और सारी उम्र आपको जो है आपकी बख्शिश और आपकी मग़फ़िरत का भी सबब बनेगा। तो ये काम ज़रूर करें और अपने ऊपर ये चीज़ ज़रूर आप तारी कर लें कि मैंने अपने लोगों को और अपने लोगों को लुक आफ्टर करना और देखभाल करनी है और उन्हें गाइड करना है। सर यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ हमें सही से नहीं आ रही है, शायद सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सखर सिंध से बात कर रहा हूँ, खुदाबख्श कुरैशी। जी, सवाल पूछें। सवाल ये है कि मैंने 5 साल पहले बाईपास करवाया था, मेरी एज जो है 62 ईयर है। ठीक है। तो मेरी जो जहाँ दिल है बाईं पसली, बाईं पसली में इतना खिंचाव है, इतना वो रहता है कि जैसे कोई 2-4 किलो वजन मेरे बाईं पसली के ऊपर पड़ा हुआ है और वो हटा नहीं सकता हूँ। इतना वो होता है। मैं यहाँ कार्डियो है सखर के राजकुमार डॉक्टर, ठीक है, वो डॉक्टर राजकुमार ने भी ट्रीटमेंट किए, बहुत से डॉक्टरों ने किए, सर्जनों ने किए, लेकिन कोई इसका जो है रिजल्ट नहीं हो रहा है। अब इसकी कोई डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं, मेरा बाईपास भी ओके हो गया है, बिल्कुल ठीक है और मेरी हर चीज जो है ओके है, रिपोर्ट ओके है, तो फिर ये क्या है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बोझ है ये आपको फौरन से फील होना शुरू हो गया था बाईपास के बाद, या अभी ये फीलिंग है आपको कुछ अरसे से? ये बाईपास के 2 सालों के बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था। ठीक है। तो मैंने इसको जो इग्नोर किया, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब कहते थे कि ये थोड़ा होता है, ये टांकों की वजह से होता है, कोई कैसा कहता था, गलत सही जो है डायग्नोज नहीं करते थे। अभी मैंने डॉक्टर साहब जो हमारे जो मैंने बताया कंसल्ट है हमारे राजकुमार, उन्होंने बाकायदा डायग्नोज किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना अंदर फंसा हुआ घप है कोई, उस वजह से। फिर उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की है काफी और गारंटी से उसने कहा कि ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इसको कम से कम मैं समझ रहा हूँ 2-3 साल हो गए। ठीक है। अच्छा, आप स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है, साइकोलॉजिकली कोई परेशानी तो नहीं है? आवाज थोड़ी आपकी कम आ रही है जी। मैं कह रही हूँ इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं है? परेशानी तो बहुत ज्यादा नहीं ले रहे आप? नहीं, परेशानी मेरे को भी नहीं है, लेकिन एक चीज है तो सही ना, उसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता ना। बिल्कुल ठीक है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन के बाद, बाईपास ऑपरेशन के बाद ये मसले होते हैं। नॉर्मली तो पहले ये देखना होता है जी कि आपने कहीं बाईपास सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं ब्लॉक तो नहीं हुए, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। उसके मुख्तलिफ टेस्ट हैं, ECG, छाती का एक्सरे, एको, ETT, स्ट्रेस टेस्ट, उस हम श्योर के जो उन्होंने सारे कार्डिक वाले जो सेंटर उन्होंने किए होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऑपरेशन या सर्जरी होती है तो सर्जरी एक्सटेंसिव सर्जरी होती है। जब सीना काटते हैं, आरी से काटते हैं, उसके कुछ बहुत सारे मसल कटते हैं, बहुत सारी नर्व्स बीच में से कट जाती हैं और उसके कुछ असरात उसके बाद कुछ लोगों को होते हैं, कुछ को नहीं होते और कुछ के रहते हैं। ठीक, वो आपने उसको कबूल करना होता है। अच्छा, इनका भी यही है कि ये जो अगर खिंचाव होता है और सारे टेस्ट कर लिए और दिल की कोई तकलीफ नहीं है तो इसे कबूल कर लें कि ये ऐसे ही रहेगा। कहीं ना कहीं कोई नर्व या कोई ऐसा मसल ट्रैप हुआ है जो आपको खिंचाव पे वो बोझ या दर्द देता है, तो उसके लिए या दर्द की गोली लें या फिर एक्सरसाइज करें, वॉक करें
और सांस वाली एक्सरसाइज करें जिसमें सीना फुलाएं, लंबा सांस लेके फिर बाहर निकालें, ताकि किसी तरीके से वो फिजियोथेरेपी से, वर्जिश से वो चीज़ ठीक हो जाए। और अगर नहीं होती तो उसके लिए कोई ना कोई दवाई ले लिया करें और इसे कबूल करें कि इसने नहीं जाना, इसने मेरे साथ ही रहना, तो मैंने इसको कबूल कर लिया। इग्नोर करना शुरू कर दें, वो थोड़ा करना सा। बहुत ज़रूरी। बहुत सारे लोगों को ये मसले होते हैं और वो तंग करते रहते हैं। जितना आप इसके मतलब कॉन्शियस होते हैं उतने परेशान होते हैं। आई थिंक ये ज़्यादातर जो होता है मसला, वो शुरू में सर्जन जिन्होंने सर्जरी की होती है वो बता देते हैं, या फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन जब होती है उसमें वो बता देते हैं, या आप पेशेंट को खुद ही बता के, कुछ मरीज खुद ही थक के इसके मतलब पूछना छोड़ देते हैं। ये हर वक्त रहता है और इसका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि कोई चीज खिंच रही है तो वो खिंच रही है, आप उसका कुछ नहीं, उसका सर्जरी भी नहीं कर सकते, सर, उसको कोई ठीक मसल भी नहीं कर सकते। रिलैक्सेंट यूज कर सकते हैं ये टॉपिकल? नॉर्मली देखिए टॉपिकल का अंदर डीप होता है, टॉपिकल का तो कोई ऐसा फायदा नहीं होता। पेन किलर होता है, वो पेन किलर ले ले, कोई एंग्जाइटी एंग्जाइटी वाली है वो चीज़ ले ले, एक्सरसाइज से उसे ठीक कर लें, ज़्यादा चलें, ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, उससे वो बेहतर हो जाएगा। और नहीं होता तो फिर कहें जी चढ़े बाहर में कुछ नहीं करते, वो उसे कबूल कर लेते हैं, जैसा है उसे शुरू कबूल कर कर दें, लेते हैं। कोई हॉबी जो है वो स्टार्ट कर दें तो इनका जो वहाँ ध्यान ज़्यादातर है आप वो बढ़ मसरूफ, जाएगा। जब कर आप लें अपने मसरूफ आप को। रहते हैं, ज़हनी तौर पे मसरूफ रहते हैं या जिस्मानी तौर पे मसरूफ रहते हैं, तो वो चीज़ें ठीक रहती है। जो ही आपकी मसरूफियत रहती है फिर वो चीज़ याद आ जाती है कि ये प्रॉब्लम दे रही है। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि उन्होंने पेशेंट को सही डायरेक्शन में गाइड करना है। तो मैं हमेशा वेस्ट से कंपेयर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तब्दीली आए और बहुत काम हो रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट है माशाल्लाह काफ़ी काम कर रही है। हमने एक तो ये पॉइंट रेज़ किया कि यहाँ पर पीडियाट्रिक ICUs बच्चों के लिए कार्डियोलॉजी के हवाले से होने चाहिए। इसी तरह सर वेस्ट में कहा जाता है कि जब आप पेशेंट से बात कर रहे हैं तो इस तरह से बात करनी है जिस तरह के एक 5 साल के बच्चे को कोई चीज़ समझाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि अक्सर पेशेंट्स के साथ जो डॉक्टर का रवैया है वो इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बसा औकात समझ में नहीं आता कि उनकी बीमारी क्या है। दूसरा, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ कि किस तरह से पेशेंट को ये बताना है कि उसके साथ जो मसला है वो कार्डियक प्रॉब्लम है या कुछ सीरियस मसला है। इस पर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से फायदा बात कर रही हूँ जी। मैंने अपने बेटे का पूछना था, मेरा 2.5 माह का बच्चा है। ठीक है। तो उनकी ना, उसकी बच्चे की ना दिल में डॉक्टर ने बताया है कि 2 सुराख हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसकी ना डॉक्टर ने कहा है कि एज के साथ साथ फिलअप होते रहेंगे। तो लेकिन ना कोई कहता है कि इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अभी तो छोटा बच्चा है। तो हमें बहरिया टाउन से रेकमेंड किया था डॉक्टर उमर का ना, इधर उमर हॉस्पिटल में। ठीक है। तो बच्चे को चेक कराया, तो हमने यही पूछना है कि इसका बेस्ट डॉक्टर कौन सा होगा, कोई खतरे की परेशानी की बात, बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की कुछ इस तरह मसला तो नहीं होगा? ठीक है। अभी बच्चे को कोई सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं जिस तरह के फीडिंग करते वक्त नीला पड़ जाना या खांसी का आना या उल्टी करना? अभी इसको थोड़ा सा फ्लू और खांसी का इशू था। अभी वो फ्लू का तो बेहतर होता जा रहा है। ठीक है। लेकिन खांसी मतलब करते हुए वॉमिट आ जाती है। सुराख का कब कैसे पता चला था? सुराख का आपको कैसे और कब पता चला था? ये हम बहरिया टाउन में रहते हैं, तो हम इस बच्चे का इसी तरह वो फ्लू और खांसी का इशू था, तो हमने इधर डॉक्टर को चेक कराया। उन्होंने हमें चेक करते हुए बताया है कि आपके बच्चे को हार्ट का मसला है। ठीक है। तो फिर उन्होंने हमें वो उमर हॉस्पिटल में डॉक्टर का बताया है कि उधर वो बच्चे की इको कराएं आप। ठीक है, वो हुई है एको? जी, इको कराई है। तो उन्होंने कंफर्म किया है कि दिल के मतलब वो 4 खानों में जो लाइन आती है ना, उस लाइन में इसके 2 होल हैं। ठीक है। तो अभी आप पूछना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए? जी। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, आई थिंक इन्होंने अच्छा किया कि एको हुई और डिजीज का पता चल गया। और इनका सवाल भी बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारे लोगों का सही सवाल है इनका। इन्हें चाहिए कि वहाँ पे, मैं चाहूँगा कि इनके जो लाहौर में इनके जो अच्छे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर मसूद सादिक हैं, और वो इस वक्त हेड कर रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर को। ठीक है। और उनके पास जाएं, वो डायग्नोज करें कि इसको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कुछ सुराख इतने छोटे होते हैं उनका आप इंतज़ार करते हैं, उनका ऐसा हार्ट के ऊपर इतना बुरा इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर वैशर्स नहीं होते, कई दफ़ा खुद बंद हो जाते हैं, ना भी बंद होते, इतने छोटे होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनको किसी सर्जरी या किसी एंजियोप्लास्टी वगैरह की बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो फिर कहते हैं जी जूं एज गुजरेगी, बच्चा बड़ा होगा तो ये सुराख खुद ही बंद हो जाए। लेकिन अगर वो इतने सुराख है जिनको इस 2.5 माह में
इलाज की ज़रूरत है तो फिर वाकई इलाज की ज़रूरत है। सही। उस वक्त फिर उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है और इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़रूरी होती है। मेरा इनको ये मशवरा है कि ये एक डॉक्टर मसूद सादिक है वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, उनको जाके दिखाएं और वो इनको बताएंगे कि सुराखों की क्या हालत है, क्या इनको इलाज करने की ज़रूरत है या छोड़ने की ज़रूरत है। वहाँ से इनको सही ओपिनियन पता चल जाएगी और वहाँ से वो जो बताएं, अगर हमारे साथ शेयर करना चाहे तो हमारे साथ बता दें। उनके पास बहुत अच्छे सर्जन है, बेस्ट सर्जन है उनके पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, बच्चों के डॉक्टर आसिम है, बहुत अच्छे सर्जन है। आई थिंक वहाँ पे इनका जो मेन सेंटर है वो बहुत अच्छा सेंटर है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे इन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए। सही। और सर इसी तरह मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह के जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिल में सुराख होते हैं, तो इनको सेल्फ मेडिकेट ना करें, ख़ुद से कोई दवाई ना दें। स्पेशली जिस तरह के इन्होंने कहा कि बच्चे को खांसी वगैरह हो रही है, तो हमारी तरफ बड़ा रिवाज है कि कोई भी कफ सप्रेसेंट दे दिया जाता है। तो इन बच्चों को एक तो आपने सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, दूसरा डॉक्टर को दिखाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके करीब बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो ये उनको दिखा दें। अच्छा सर, फिर यहाँ पर एक कॉलर है तो हम अपनी डिस्कशन बाद में करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फैसलाबाद से बाबिर बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी वाइफ के लिए बात की थी डॉक्टर साहब से। जी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ना मेरी वाइफ को रात से ना, अच्छा मैंने मेरी वाइफ को कर जी आप टीवी मत देखें, आप हमसे बात करें डायरेक्ट। कल रात से मेरी वाइफ को ना वो बाजू में दर्द हो रहा है उनको बाजू में कल रात से? हाँ जी, दर्द हो रहा है बाजू में और दिल की तरफ। ठीक है, सही। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ जी, पेन हो रही है, दर्द हो रहा है बाजू में और दिल की तरफ। ठीक है, आप सबसे पहला काम ये करें कि फोन नीचे रखें और उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। डॉक्टर साहब बैठे थे, मैंने इनसे एडवाइस लेनी थी कि क्या किया जाए। जी आपने अभी फ़ोन नीचे रखना है और उनको फ़ौरन से इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके जाना है। सर क्या कहेंगे आप इस पर? जी आई थिंक आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो कहते हैं जी बाजू में दर्द है और दिल की तरफ आता है, तो इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा अपनी जाके डॉक्टर साहब को दिखाएं, अपनी ECG करवाएं। और डॉक्टर साहब भी जो हैं वो अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है, या वो जो ECG पढ़ सकते हैं उनके पास लेके जाएं और वो फिर जैसे गाइड करें वैसे किया। क्योंकि हो सकता है कि ये जो वाइफ को जो रात तकलीफ़ हुई है ये कोई सीरियस कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम आपको इसके ऊपर टीवी के ऊपर सही तरीके से ना बता सकें। डॉक्टर साहब जो इन्हें देखेंगे, इनका मुआयना करेंगे, इनकी ECG देखेंगे, वो आपको सही गाइड कर सके कि आगे क्या करना है। अगर वो ठीक ठाक और समझते हैं कि ये पट्ठों का दर्द है तो फिर तो वो कोई पेन किलर दे देंगे। अगर हार्ट की कोई तकलीफ है तो उसका इलाज फ़ौरन शुरू हो जाना चाहिए। सही। और सर थोड़ा सा आप एहतियाती तदाबीर भी जो हैं उनको रिपीट कर दें कि अगर किसी को इस तरह से दर्द आ रहा हो तो क्या करना चाहिए उस वक्त फैमिली? देखिए उसमें से सबसे रात को तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास हर घर में इमरजेंसी किट पड़ी होनी चाहिए जिसमें एंजिसिड ज़बान नीचे रखने वाली दिल के दर्द की जो गोली होती है वो होनी चाहिए, और डिस्प्रिन ज़रूर घर में होनी चाहिए कि अगर आपको कहीं रात दर्द होता है या किसी जगह पे भी आपको इमरजेंसी में दर्द होता है तो वो डिस्प्रिन की जो गोली है वो चबा के खा जाए। इनको दे देनी चाहिए अपने वाइफ को डिस्प्रिन की गोली? जी बिल्कुल दे देनी चाहिए, डिस्प्रिन की दे देनी चाहिए और एंजिसिड रखनी चाहिए। और देखना ये होता है कि ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर वाला पहले इशू तो नहीं है, एज कितनी है, वेट कैसा है, फैमिली हिस्ट्री है डिजीज़ की कि नहीं है। अब वो लोग जिनके ख़ानदान में बीमारी है, जिनके वालदैन बहन भाइयों को ददियाल ननियाल में फर्स्ट कज़न को बीमारी है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा इसका एहतियात करनी चाहिए। जब इस तरह एक तकलीफ़ हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचे, हो सकता है कि आपको भी यही मसला हो। और फिर ये जो दवाई है डिस्प्रिन एंजिसिड ज़बान की रख लेनी चाहिए, और जो एक्टिविटी है अपना जो काम काज है ज़ोर वाला वो छोड़ देना चाहिए। कोई वजनी चीज़ नहीं उठानी, ऊंचा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, ये चीज़ों के आप एहतियात शुरू कर दें जब तक डॉक्टर आपको क्लियर ना कर दे कि आपको दिल की तकलीफ़ नहीं है यार, आपकी ECG ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाना पीना बंद कर दें, पेट आपका फुल जितना होगा उतने दिल के ऊपर बोझ बनेगा, आपका हार्ट अटैक बढ़ सकता है उसके साथ। तो पेट को लाइट से लाइट रखना चाहिए, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करनी चाहिए, गैर ज़रूरी जो टेंशन है वो नहीं लेनी चाहिए। और जब आपको बता दिया जाए कि आपकी तबीयत ठीक है तो फिर आपको हाँ उस पर रिलैक्स करना चाहिए। और इनको रात से दर्द आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि जिस तरह कि हम हमेशा से कहते हैं कि किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर आपके पास कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी है वहाँ पर उनको ले जाएं, मेक श्योर कर लें कि उनकी ECG ठीक आ रही है, ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला है तो वो ट्रीट हो जाए। क्योंकि जिस तरह कि आप हमेशा से बताते हैं कि रात को अगर कोई दर्द आपको जगा देता है तो वो मोस्ट प्रॉबेबली दिल का दर्द होता है। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात करें?
जी मैं रफीक बोल रहा हूँ जी, लाहौर से जी। जी रफ़ीक साहब, सवाल पूछे। मेरा ये सवाल ये है कि मेरा 22 साल हो गया है बाईपास हुए को। ठीक है। जी ठीक है। उसके बाद मुझे 5 साल हो गए हैं स्टंट पड़ा था फेरे, हम्म और उसके बाद मुझे फिर थोड़ी सी सीने में दर्द होती थी। तो मैंने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हॉस्पिटल के इंचार्ज है खालिद साहब, हमीद साहब, उन्होंने मेरा बाईपास किया था ठीक है। 22 साल पहले। तो उनको मैंने चेक कराया तो उन्होंने कहा जी आपकी सर्जरी की जरूरत नहीं है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। मैंने जाकर उसकी फिर एंजियोग्राफी करवाई, डॉक्टर बन्ना थे जो कार्डियोलॉजी में, उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि आपको स्टंट पड़ेगा या क्या है या क्या नहीं, ये अपने मुआलिज को दिखाएं। ठीक है। तो मैंने अपने मुआलिज को दिखाया, डॉक्टर शफी साहब थे इधर बैठे उमर हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल कौन सा है वो। तो उन्होंने मुझे कहा जी ये आपकी वेन बहुत बारीक है, लिहाजा इसमें अगर स्टंट पड़ेगा तो 80% चांस है और 20% चांस नहीं है पड़ने के। तो सही। मुझे उन्होंने फीस ही इतनी बता दी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। कहने 6.5 लाख लगेगा अगर आपका स्टंट पड़ गया, सही। अगर स्टंट ना पड़ा तो आपको फिर 1,60,000 देना पड़ेगा। लिहाजा मैंने उनका यहाँ पे दवाई पे गुजार कर दिया। जब मुझे दर्द होता है तो मैं पेन की गोली लेता है, एंजीसिड जुबान के ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है। तो इसका कोई है हो सकता है डॉक्टर मुझे बताया जरा कोई ठीक है। इलाज, उम्र कितनी है अच्छे डॉक्टर आपकी? को बता दें मुझे। मैं 70 प्लस में हूँ जी इसका। ठीक है। और 75 में जा रहा हूँ इसको। ठीक है। और ये जो दवाई उन्होंने दी है इससे आराम आ रहा है आपको? हाँ ये जो मैं एंजीसिड लेता हूँ ना, ठीक है। नहीं, मुझे फौरन रिलीफ हो जाता है। बाकी लेकिन कोई? मैं अब जी मैं अभी इस तरह काम शाम करता हूँ, भागता हूँ, आता जाता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, सामान उठाता हूँ, लेकिन कभी कोई और प्रॉब्लम नहीं मुझे हुई। ठीक है। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी हमारे लास्ट कॉलर हैं सर। जी जी, टाइम की कमी के बायस उसमें आप उसमें बताइएगा नहीं, क्या आई करना थिंक ये एक चाहिए। टिपिकल केस है जिसमें बाईपास हुआ 22 साल पहले, फिर बीच में एंजियोप्लास्टी होगी। अब एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, अगर होती है तो उस पर 6 लाख का खर्चा आता है और उस पर कामयाबी के चांसेस भी कम है। कि उन्होंने कहा जी कि अगर ना कामयाब हुई तो जितना सामान लगेगा वो 60,000 के कैथेटर्स, बैलून्स है, वो खर्चा देना पड़ेगा, फीस डॉक्टर की उसमें नहीं होगी। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं उनसे सबसे बेस्ट ये होता है कि अपने डॉक्टर साहब से ये देखें कि उनसे एक नुस्खा ऐसा लिखवा लें। बहुत सारी दवाइयाँ अभी नई आ गई हैं, उन दवाइयों के नुस्खे के साथ दवाइयों से आराम आ जाता है। तो वो दवाई जो है वो वहाँ पे डॉक्टर साहब जो इनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछ के वो दवाइयाँ अपनी सेट करवा लें कि हमारे पास दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें से जो उनको दिन रोज़ाना जो इन्हें सीने में दर्द होता है उससे आराम आ जाता है। हाँ जब दर्द हो कभी कभार हो जाए तो एंजीसाइड ज़बान के नीचे रखें, लेकिन बाकी जो आपका नुस्खा होता है वो आपको दर्द से आराम देता है। ना आप एंजियोप्लास्टी करवाएं ना दोबारा बाईपास करवाएं, क्योंकि वाकई इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर हमारा बाईपास के लोगों के लिए हमेशा ये होता है कि हम कोई इंटरवेंशन करने की अगर ज़रूरत नहीं है तो हम दवाइयों से ही, नुस्खे से ही उन्हें ठीक करें और उनके सिम्टम जो है उनको कंट्रोल करें ताकि उन्हें आराम आ जाए। सही, बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि हर नया आने वाला दिन एक नई सुबह होती है, नया आगाज़ होता है। तो आपने पढ़ते लिखते रहना है, आगे बढ़ना है और मुस्कुराना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।